macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी के लिए कुछ न कुछ इस दौरान निकला है। किसानों को बड़ी सौगात इस दौरान मिली है और जैसे कि राजेंद्र यादव जी आप पहले कह रहे थे कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की जाती है, तो अब खुश हैं आप? देखिए, खुश की बात ये है कि बहुत कुछ क्या कहते हैं देने की कोशिश करी है, क्योंकि पूरा जो बजट अगर कृषि जगत का देखा जाए तो वो जो पीछे किसान आंदोलन था और आने वाला चुनाव जो है 2024 में चुनाव, उसके बिल्कुल इर्द गिर्द घुमाया गया है और भविष्य की योजनाएं इस बजट में दिखाई गई हैं कि भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही भविष्य किसानों को हर बार मिलता है बजट से। धरातल पे कोई चीज ऐसी मिली नहीं है किसानों को जिस पे इस बजट को देखकर हम लोग ये कहें कि हाँ बहुत अच्छा बजट है ये, क्योंकि इस तरीके के सुहाने सपने जो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है वो तो हर बार दिखाते हैं। इस बार ये कह सकते हैं कि या तो किसान आंदोलन से पीड़ित हैं या ये कहो कि चुनाव है, चुनाव में क्योंकि किसान बहुत बड़ी क्या कहते हैं संख्या में इस देश के अंदर है, तो उनको रिझाने की इन्होंने जरूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं किसान का इस लोक लुभावने बजट से क्या कहते हैं किसान का भला होगा। लेकिन ये भी देखिए ना राजेंद्र जी कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन, बागवानी योजनाओं को बड़ा फंड, कृषि स्टार्टअप के लिए अलग निधि, ये सब संकेत हैं कि किसानी का तरीका बदल रहा है, सरकार इसे समझ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2200 करोड़ रुपए बागवानी के लिए फंड इन्होंने दिया है। फंड देने की बात एक अलग है, इन्होंने कह दिया है। पिछली बार भी इन्होंने अपने बजट में कहा था कि किसानों को के लिए हम इतना बड़ा फंड लेकर आए हैं, लेकिन उसको अगर हम देखा जाए तो वो लगभग क्या कहते हैं 65% उसको कहते हैं इस्तेमाल कर पाए। और इस बात कहने लगे, इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का ऋण देंगे हम, किस क्षेत्र में ऋण देंगे, किन किसानों को देंगे, वो चीज भी स्पष्ट की जाए ना, उसमें भी देखा जाए कि उसमें उद्योग जगत को आगे लाकर ऋण देंगे, किसानों के सर पर कंधे पर कहते हैं बंदूक रख के कि भाई चलो फिर से कहते हैं उद्योग जगत को घुसाएंगे हम कृषि में। तो ऐसा ये लोभ लुभाना जो सपना है, बिल्कुल खुश करने वाली एक कोशिश करी गई है। मैं सोचता हूँ कि वो सिर्फ एक कोशिश है, करने की नीयत आपकी नहीं है। आपका सिर्फ ये है कि आपने कह दिया कि भैया हमने दे दिया है, आपको बहुत अच्छी चीज दे दी, थोड़ी देर के लिए ताली बजाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि किसान की जो समस्याएं हैं, किसान की समस्याएं जब तक हल नहीं होंगी, जब तक ये पूरा का पूरा बजट जो है वो धरातल पर नहीं आएगा। धरातल पर लाने के लिए आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा। मैं पीछे की बात करना चाहता हूँ, पीछे भी आपने कहा था कि भाई हम जो है मछली क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, मछली के लिए हम 5 कहते हैं नए बंदरगाह बनाएंगे, लेकिन बनाया क्या? अभी तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं बना पाए कि जिससे लगता है कि भाई हाँ भैया किसानों के लिए एक अट के बात की है। उन्होंने पिछली बार भी ये कहा था कि हम किसानों के लिए एक तरीके से शिक्षा देंगे, जिससे आधुनिक खेती वाली बात करें, वो शिक्षा कहाँ दे रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आज तक समझ में नहीं आया है। और एक नई स्कीम इन्होंने दे दी है फिर से मछली के लिए कि जी हमने 6000 करोड़ रुपए का कितने मछली स्कीम दे दी है हमने, सब मछली पालन का कितने होगा 6000 करोड़ से। लेकिन ये सिर्फ ये दे रहे हैं, उसको धरातल पर देने की बात करें ना। अगर हम पिछले बजटों की बात करें, पिछले बजटों में किसान को फिर से कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला तो ये प्रतिलिपि मिली जो आप कहते पढ़ सकते हो कि हाँ भैया हमने इतना सारा दे दिया है, वो देने की बात कही है। आम आदमी की थाली की बात इन्होंने नहीं करी है कि आम आदमी की थाली कैसे छोटी होगी। वो मंत्र अभी तक इन्होंने नहीं दिया है जिसमें कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। वो मंत्र भी देने की बात कर दीजिएगा ना कि वो मंत्र कहाँ रह गया। इस सब में क्या उस मंत्र को कहते हैं आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं किसान की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा।
वो मंत्र कहां पर है? ठीक है, लेकिन कृषि को उद्योग के रूप में स्थापित करने का संकेत तो बजट में मिल ही गया है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं यही कह लूं उद्योग जगत में स्थापित करने की बात आप कर रहे हैं, तो तीन कृषि कानून भी कहते हैं आप इसीलिए लाए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी को फिर दोबारा से आप ढांचा बदल के आप किसानों के सिर पे थोपना चाहते हैं? किस तरीके से आप उद्योग जगत में लाएंगे ये बताइए? सीधा किसान को क्या फायदा होगा वो स्कीम समझाइए। उस स्कीम को समझाने की बात नहीं करेंगे। भाई एक रोड मैप दे दिया है कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है, आप इस तरीके, लेकिन रास्ता बताओ भैया किस तरीके से जाना है, कि अपने हिसाब से चले जाओ, हमने तो बता दिया बस आपको मुंबई जाना है। उस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। किसान के साथ विश्वासघात करना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि किसान अब दिल्ली का दरवाजा देख चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये जो जितने लोग लुहारे सपने की बात कर रहे हैं अगर धरातल पर नहीं आए तो किसान फिर से दिल्ली की तरफ आएगा। फिर सब लोग कहेंगे भैया किसान फिर से क्यों आ गए, इतना अच्छा बजट दिया था। लेकिन बजट को बजट तक सीमित रहने दो, आप उसको धरातल पर लाइए। अगर धरातल पर आप लाएंगे तो किसान का भला होगा, किसान के हित की बात करो। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी स्कीमें दे दी। मैं देख रहा हूँ कि आज बिल्कुल किसान के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करी है, पूरा इर्द गिर्द घुमाने की पूरी कोशिश करी गई है, लेकिन धरातल पर लाने की बात इन्होंने एक बार भी नहीं की। भविष्य दिखाया है कि हम 2024 में ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, सुजीत जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये सब बजट में कुछ भला होते हैं, कुछ खराब होते हैं। इसमें मेरा लगता है कि बजट बहुत कंजर्वेटिव है, ज्यादा नहीं बोला, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसे लास्ट बजट में हुआ था उससे थोड़ा बढ़ के हुए। जैसे एमएसएमई में कुछ जरा ये क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया गया कि एमएसएमई का जो लोन है, जो पैसा नहीं मिला गवर्नमेंट से, उसका पैसा 94% वापस दे दिया गया। ये अच्छा है बजट में, ये एमएसएमई के लिए अच्छा है, क्योंकि एमएसएमई ये क्षेत्र है इससे सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है हमारा देश में। बड़े बड़े कंपनी लेकिन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं करते। हमारा देश में एमएसएमई के एम्प्लॉयमेंट अराउंड 90% है, उसमें माइक्रो सेक्टर का वो एमएसएमई के अंदर और 90% है जी। तो अगर यहाँ पे पैसा एमएसएमई को मिल जाए तो वो पैसा धीरे धीरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट में एम्प्लॉयज को मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयज को मिलेगा तो ये होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा जी। सो एमएसएमई इज अ गुड एक्सेंट एंड विच हैज टू बी। बहुत लोग बोलते रहते कि गवर्नमेंट एमएसएमई के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी धीरे धीरे हो रहा है, देखा जाए कैसे क्षेत्र में, मतलब एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है ये देखना होगा। ठीक है, विनोद जुनेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बजट किस तरीके का रहा, इसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं उम्मीदों का बजट, आम आदमी का बजट, किसान का बजट, युवाओं का बजट। दम कितना है बजट में? बातें बहुत सारी हैं, संतुष्ट हैं लोग या नहीं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 5 खास मेहमान जिनसे हम एक बार फिर आपको रूबरू कराना चाहते हैं। मंजुला मिश्रा हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं लघु उद्योग भारती की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस चर्चा में। और मनोज पंडित बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुजीत भार एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया लीगल के हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र यादव किसान नेता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और विनोद जुनेजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे हम चर्चा कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आखिर बजट को और आसानी से कैसे समझा जा सकता है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि बहुत अच्छा बजट है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी जैसा राजेंद्र ने कहा कि बातें ही हैं, बातों में क्या है, कहने में तो कुछ नहीं होता है। तो ये ऊपरी चीजें हैं, इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो उन्हें शायद कुछ हासिल नहीं होता। भविष्य की बातें हैं। चंद्रशेखर जी, बजट तो भविष्य का ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि बजट जो है अभी तुरंत आप रविंद्र जी, हाँ। रविंद्र जी सॉरी, तो बजट तो भविष्य के लिए तय किया जाता है, पूरे साल के लिए बजट तय किया जाता है। आप ये देखिए कि एक ये पैन कार्ड को इन्होंने जो मान्यता दी, और सरकार का पूरा फोकस ये है कि हम लोग डिजिटलाइजेशन में कैसे जाएं, पेपरलेस सिस्टम को कैसे चलाएं, और जो लोन की जो नया स्टार्टअप एमएसएमई स्टार्ट करनी थी, 3 करोड़ तक के यूनिट को एमएसएमई में ले आए, और एमएसएमई में लोन आसान कैसे मिले, जिसके लिए लोगों को ज्यादा पेपर की आवश्यकता ना हो, चीजें ना हो। तो मानना यह है कि हम लोग अपने उद्योग को कैसे बढ़ाएं, उन चीजों पे कैसे प्लान करें, और
पीएम आवास योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है, किसानों के लिए बढ़ाया गया है, चीजें की है, सीएनजी को जीएसटी से बाहर कर दिया गया और ऐसी चीजों को जीएसटी से बाहर किया गया। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत अच्छा बजट है और ऐतिहासिक बजट है। इससे अच्छा बजट शायद नहीं हो सकता। नहीं, वो भी यही पूछना चाह रहे हैं कि ये लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार होता रहेगा या जमीनी धरातल पर उनको कुछ मिलेगा भी? नहीं, हम अब तक सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और उसके बाद भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बातें कर रहे हैं, तो अभी तक जो हमने तैयार किया उसमें हम कितना मजबूत हो पाए? नहीं, आप देखिए ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ना, रोड के हिसाब से ले लीजिए, ट्रेन, जितना भी हमारे पास सिस्टम है, आप देखिए कि इतिहास बनाया है कि आज की डेट में 50 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है ना, ऐसा नहीं है कि खाली हवा में बातें हो रही हैं। 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बात हुई थी जो पहले होती थी, अब तो उसके बाद तय हुआ कि 70 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से होती है। अगर आप 50 कह रहे हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब तो हम जितनी उम्मीद लेकर चले थे वो पूरी नहीं हो रही यहाँ पर। नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल पूरी हो रही है। उम्मीद में तो आप ये देखिए कि हम लोग जो है, जो टारगेट दिया हुआ है सरकार ने, वो पूरा उसको किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पर लेकिन आप ये कहो कि खाली ये चुनावी बजट है और इन सब चीजों से, तो ये सब बेमानी बातें हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। और अब आप ये देखिए कि अब लोन लेना या चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से आप वन विंडो जो है हम लोग प्लान बना रहे हैं। मतलब आप ये कहना सिंगल चाहते हैं विंडो प्लान जिनके पास खाने को नहीं है, अगर आप उन्हें लोन भी दे देंगे, उनसे कुछ शुरू करने के लिए कहेंगे, तो वो लोन चुकाएंगे कहां से? सबसे पहले चीज तो उनका पेट भरा होना चाहिए। नहीं, तो पेट के लिए आप देखिए ना कि इतना बड़ा आप जो हम लोग अनाज दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, पीएम आवास योजना रहने के लिए घर दिया जा रहा है, खाने के लिए भोजन दिया जा रहा है और सारी चीजें पर। लेकिन रोजगार की बात अगर हम करें तो रोजगार तो सरकार तो 2% उपलब्ध करा सकती है, बाकी रोजगार कहां से आएगा? तो उस रोजगार के लिए भी तैयारी की जा रही है। एमएसएमई को हम ये तैयारी की तो बात है ना कि दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, आदमी की उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वो तैयारी ही चल रही है दूसरे कार्यकाल में। तो ये तैयारियां पूरी कब होंगी ये भी तो बताइए। नहीं, बिल्कुल पूरी होंगी। और आप देखिए कि एक ऐतिहासिक बजट है और आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से जो है काम किया जा रहा है। सुजीत जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बात जो कह रहे हैं अपनी तरफ से अगर देखा जाए 6 नंबर और 9 नंबर की बात आती है, बीजेपी को लगता है या जो सरकार को लगता है कि 9 नंबर उसने दिए हैं, लेकिन जब वही दूसरी तरफ घूम जाता है अक्षर, तो वो 6 नंबर हो जाता है। इस नजरिए से देखें या वास्तव में आपको दिख रहा है कि बजट में कुछ है? बात ये हो कि बजट में नंबर देना कोई फायदा का बात नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। बजट तो एक प्रपोजल होते हैं, प्रपोजल ग्राउंड लेवल में कितना होता है ये देखना है। मैं नंबर देने की नहीं, नंबर जैसे एक 9 नंबर होता है, अगर हम उसे अपनी तरफ से देखें तो 6 ग्रेड देने की बात कर रहे हैं। हाँ, कितना ग्रेड देने की बात नहीं कर रहे। ग्रेड देने का जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं वो अंक जो दिख रहा है वो उनकी एक तरफ से पूरा दूसरा बजट हमारी का तरफ से। ग्रेड देने का जरूरत नहीं। जी। बजट का भिन्न भिन्न जगह में डिफरेंट ग्रेडिंग्स हो सकते हैं। जैसे एमएसएमई में इस बार मैं सोचूंगा कि 7 से 8 देना चाहिए, क्योंकि कुछ काम हुआ है उसमें। देखिए वाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि पुराना गाड़ी को स्क्रैप किया जाए। एक हमारा देश में पुराना गाड़ी को स्क्रैप करना मतलब नया गाड़ी खरीदना है। गवर्नमेंट का नया गाड़ी खरीदना है तो गवर्नमेंट का आउटले भी बढ़ेगा। ये आउटले का जरूरत है क्या? एक गाड़ी अगर 20 बरस या 10 बरस का हो जाए, डीजल गाड़ी का 10 बरस हो जाए, उसका बाद भी उसका 5 बरस का लाइफ होता है अगर मेंटेनेंस ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मेंटेनेंस ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मेंटेनेंस का भी एक खर्चा होता है। तो व्हाई वाज इट नेसेसरी टू स्क्रैप कार्स, गवर्नमेंट कार्स आफ्टर 10 years? इसके लिए पैसा भी स्टेट का भी दिया गया है इस बार। ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? जैसे लोग का खाते में पैसा नहीं है, लोग का पैसा नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतना बढ़ गई, तो उसमें इस कार स्क्रैपिंग इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? मैं बताऊंगा, ये लॉबी का बात है। ठीक है। तो इसमें नंबर मेरा 3 है। तो पूरा बजट का एक ओवरऑल परसेंटेज देना ठीक नहीं होगा। भिन्न भिन्न जगह में इट विल बी डिफरेंट एस्पिरेशंस। ठीक है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की भी बात की, मंजुला हमेशा हमारे साथ जुड़ी हैं, मीडिया प्रभारी हैं लघु उद्योग भारती की। मंजुला जी, आप अगर देखा जाए तो चूंकि इसको किस तरह से देखती हैं? क्या लगता है कि कुछ खास है, कुछ ऐसा किया है सरकार ने, दूरदर्शिता दिखाई है जिससे सबका साथ सबका विकास यहाँ पर नजर आएगा? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि ये एक रोड मैप है
हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर इंडिया को ले जाने के लिए ये रोड मैप क्लियर कर रहा है कि किस तरह इकोनॉमी ग्रो करेगी। जिस तरह से 33% इंफ्रास्ट्रक्चर में आउटले बढ़ाया है, तो ये इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने से इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक परमानेंट एसेट क्रिएट होती ही है, वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जिससे कि 3 गुना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, उतने और दूसरे इंडस्ट्रीज को काम मिलता है, उतने और जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, लेकिन पूरे इकोनॉमी को उसका बेनिफिट मिलता है। तो उस वजह से ये बहुत अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना 33% आउटले बढ़ा है। जहाँ तक एमएसएमई की भी बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत फोकस है एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इस बिजनेस बजट में। जैसे कि 39,000 कंप्लायंसेस हट गए हैं, 3,000 कंप्लायंसेस जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उसको डिक्रिमिनलाइज किया है, जो पहले जिसके लिए लीगल सजा हो जाती थी छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए। पैन जो एक कॉमन आइडेंटिफायर बन के, और जो ये इससे बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी। एक जो डिजिटल लॉकर एमएसएमई के लिए अनाउंस हुई है, वो भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर जगह इतने सारे अभी तक एमएसएमई को लेकर जो बात हुई मंजुला जी, जो हम पिछले बजट से लेकर अब तक की बात करें, उसमें ये कहा गया कि जितना पैसा उसको चाहिए था, मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल सका, जिस वजह से वो कई बार परेशानियों से भी घिरा। क्या लगता है कि अब जो रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश की गई उससे एमएसएमई सेक्टर पनप पाएगा या वो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा? ये देखिए, इम्प्रूवमेंट की ओर तो हर बजट से हो रही है। क्रेडिट जो एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट हर साल बढ़ते जा रही है। इस साल भी जो है सीजीटीएसएमई स्कीम में 9,000 करोड़ आउटले कर दिया गया है, जो कि काफी इंक्रीज है। तो और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमई को आइडेंटिफाई किया गया है, तो इससे एमएसएमई के लिए जो है क्रेडिट ग्रोथ हर साल हो रही है। अब जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी, एमएसएमई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वो तो होता ही रहेगा, पर ग्रोथ तो है। लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जिसको हम पूंजीगत निवेश व्यय की बात करते हैं, जैसे 10.68 लाख करोड़ का ये तय किया गया, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि अगर हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो उसकी वापसी कैसे होगी। अगर वापसी नहीं होती तो सरकार के सामने कर्ज बढ़ जाता है, उसके लिए और चुनौतियां बढ़ जाती हैं, तो कैसे निपटेंगे इससे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और हर स्टेट गवर्नमेंट के भी अपनी कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स हैं। ये पीएलआई सेक्टर्स में ये कैपिटल में ही जो है सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग को एक फोकस करते हुए ये बजट है, और गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग फोकस करते हुए है। तो ये इन्वेस्टमेंट में तो काफी कुछ सेक्टर टू सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स हैं, जो कि इस और इसको ग्रोथ देगा। ठीक है राजेंद्र जी, अब तो मुझे लग रहा है कि आप बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ करने के लिए उससे पहले तो एक परिकल्पना करनी होती है, हमें चीज़ों को समझना होता है। तो सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं अभी उस पर अमल करने में कुछ तो वक्त आप उनको दोगे ना। तो सब बात करनी चाहिए। आपकी कुछ शिकायतें थी, वो शिकायतें मुझे लग रहा है कि इस बजट में पूरी हो गई। नहीं, शिकायतें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो शिकायत नहीं है, वाजिब बात है। शिकायतें अगर होती तो कोई बात नहीं है, शिकायतों से मुंह मोड़ लिया जाता है, लेकिन वाजिब बात तो कह सकते हैं। हमारे साथी क्या कहते हैं, बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी, बड़ी अच्छी शुरुआत करी उन्होंने कि भाई सीएनजी को कहते हैं जीएसटी मुक्त कर दिया गया। मैं यहीं से आज शुरुआत ही यहीं से कर रहा था जीएसटी पर। तो किसानों का जो यंत्र है उनके ऊपर भी जीएसटी मुक्त कर देते, कम से कम एक शब्द ये भी बोल देते भाई कृषि उपयोग में जितने भी यंत्र आ रहे हैं, जितने भी क्या कहते हैं यूरिया है, खाद है, बीज है, इस सबको हम जीएसटी से मुक्त कर देते, तो हो सकता है किसान भी कहता है हाँ चलो यार कुछ तो कम हुआ। दूसरा शब्द इन्होंने कहा था कि हाँ भैया ये जो चीजें होती है इससे करा सकते हैं। जब ये खुद करा सकते से बात कर रहे हैं तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि भैया पिछली बार भी हमें सुहाना सपना दिखा दिया, इस बार भी हमें सुहाना सपना दिखा दिया, तो सुहाने सपने की ही तो बात कर रहे हैं कि सुहाने सपने को लेकर आकर हम लोग कब तक, कितने समय तक क्या कहते हैं खुश रहे। क्या बहुत अच्छा सपना हमने देखा, बिल्कुल क्या कहते हैं बहुत अच्छी चीज होगी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, साहब क्या कहते हैं किसान बिल्कुल क्या कहते हैं गाड़ियों में घूमेगा, किसान जो है बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। आज किसान की जिंदगी बद से बदतर हो रखी है।
उस बद से बदतर की बात हम कर रहे हैं। कम से कम उसे थोड़ी सी खुशहाली दो, थोड़ी सी राहत दो। ऐसा ही बजट आपने पिछली बार दे दिया, वो उसी की कॉपी क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, क्योंकि आपको कहते हैं चुनाव दिखाई दे रहा है और कि चुनाव में क्या कहते हैं किसानों को किस तरह से आप रिझा सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा आपने उसको बहुत लंबा घुमाने की कोशिश की है। इतना लंबा घुमाने की उसको जरूरत नहीं थी। दो चीज ऐसी दे देते जो उससे कम से कम किसान जो है खुश हो जाता, खुश होकर चला जाता है। हाँ वाकई में भी इसे करने की क्षमता सरकार में है और करना चाहती है, तो हम सीधी सी बात उसी बात को कर रहे हैं। विनोद द्विवेदी, आपने तो अब पूरा बजट भी सुना है, जिस तरह के अपडेट्स आपको मिले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये बजट है, मुझे लगता है कि गिविंग सर्कमस्टांसेस 2 साल का कोविड और 1 साल की यूक्रेन वॉर, सारे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस आए हुए हैं। पेट्रोल की, गैस की, डीजल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं और कंट्री को भी चलाना है, देश को भी चलाना है, देश की तरक्की भी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना, हर एक सेक्टर, चाहे सर्विस क्लास हो, किसान भाई हो, मजदूर हो, एसएमई सेक्टर हो, बड़े उद्योगपति हो, महिलाएं हो, सेल्फ सेक्टर ग्रुप हो, सबको साथ लेके चलना एक बड़ा मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल। हर एक के लिए इसको सेटिस्फाई करना पॉसिबल होता ही नहीं, और बजट की स्कीम में पॉपुलर स्कीम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पर जहाँ तक फाइनेंशियल सेक्टर का सवाल है, मैं समझता हूँ स्टेबलाइज बजट है। इन्होंने एसएमई सेक्टर को जो 9,000 करोड़ का दिया है, उससे रियली कुछ काम बढ़ेगा। इसमें बजट के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कॉस्ट का एक सेंटर बनाया है, सारी डिटेल की पता चल जाए भी, और डिजिटल फॉर्म के अंदर बहुत चीजें आई हैं। विदाउट डिजिटल फॉर्म हमें कुछ, आपके और मेरे पास इंफॉर्मेशन सेक्टर सोर्स क्या है, आपके टीवी के चैनल से, न्यूज़पेपर के चैनल के, और कोई इधर उधर की बातों की, और कोई अपने पास सोर्स नहीं है करेक्ट क्या चलता है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कॉस्ट की जो नया सेंटर बनेगा, रियली डिजिटल में विद लॉजिक यू कैन डू। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द बजट इज दी गिफ्ट सिटी। इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की जो नई समस्या आएगी आने वाले दिनों में, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, घट रही है, डिफेंस के एक्सपेंसेस हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस है, बाहर जाने का खर्चा है, जो बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं उनके खर्चे कौन देगा, कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज, इन सब के लिए जो गिफ्ट सिटी के अंदर नया एक प्रोविजन बनाया गया है, जिसके अंदर सेबी, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, IRDA, RBI की सर्टेन पावर सब इकट्ठी कर देगी है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है। आज तक गिफ्ट सिटी का इंडिया में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, बट बड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। चाहे सिंगापुर हो, चाहे बाकी ये अपना सिंगापुर के अलावा हांगकांग हो, या कोरिया के अंदर अपना सोल हो, इंडिया गिफ्ट सिटी इज इक्वली गेटिंग मोर पॉपुलर, मोर अट्रैक्टिव, एंड दी इवन दुबई इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी है दुबई के अंदर भी। पर आई कैन टेल यू, जो हमारा इंडिया के अहमदाबाद और गांधीनगर के अंदर जो गिफ्ट सिटी है, दैट इज गोइंग टू रियली बेनिफिट एंड इंडिया में फॉरेन, जिससे हमारा रुपया मजबूत होगा। आज भी आपने देखा मनोज जी, 15-20 पैसे की नहीं, वो बात अभी यही चल रही थी कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा, पहले भी जो सरकार थी वो ऐसी बातें करती थी कि ऐसा होगा, तब आवाज बहुत उठती थी। पहले की सरकारों में अब की सरकारों में क्या अंतर? ये कहा जा रहा है कि हम सख्त निर्णय लेते हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन असल में वो ये कहना चाह रहे हैं किसान नेता की बातें तो बहुत होती हैं, धरातल पर काम नहीं होता। जो मिश्रा जी से बात कह रहे हैं, मैं पूरी तरह उनसे तकल्लुफ रखता हूँ, उनकी बातों में सहमत हूँ। किसान को जरूर मिलना चाहिए, बिकॉज आपसे विनोद जी जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और गहराई से और गंभीरता से इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मिला, यानी क्या खोया क्या पाया।